रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के 8 बजे धारवी बेड से नींद में उठते हुए सोफे पर जाकर खर्राटे लेने लगती है। तभी उसकी माँ गायत्री उससे आवाज लगाते हुए वहाँ आती है और कहती है, धारवी, अरे ओ धारवी, तू नहाई कि नहीं अभी तक? ये लो, नहाई क्या? ये तो अभी तक उठी भी नहीं है। अरे ओ धारवी, उठ ना। अरे माँ, कितनी बार उठाने आती हो आप? वही तो, पहले उठा कर गई तो बेड से सोफे पर आकर पड़ गई तू। सुबह सुबह मेरे चिल्लाए बिना तेरा कल्याण नहीं होता क्या? लो, उठ गई, अब खुश? बोल तो ऐसे रही है जैसे उठकर मुझ पर एहसान कर दिया है। चल जाकर फ्रेश हो। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और धारवी भी अंगड़ाई लेती हुई वॉशरूम की तरफ चलती जाती है। कुछ देर बाद सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अंकुर थाली में जली हुई सब्जी को देखकर बोलता है, माँ, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। यह सब्जी सच में जली हुई है? जली नहीं है बेटा, वो इस नालायक को उठाने के चक्कर में थोड़ी ज्यादा पक गई है बस। हाँ, तो अभी हमें ये जली और आपकी भाषा में ज्यादा पकी हुई सब्जी खानी पड़ेगी। बिल्कुल, और नहीं खाना तो अपनी 2 मिनट वाली मैगी बना ले जाकर। इतनी बड़ी हो गई है, ये नहीं कि घर के कामों में माँ का हाथ बंटवा दे। पर नहीं, इसको तो सोने और फोन चलाने से फुर्सत मिले तब ना। लगता है इस घर में बहू समय से पहले ही लानी पड़ेगी। बहू? अरे इसके चक्कर में मेरी क्यों बलि चढ़ानी है आपको? अभी मेरी उम्र ही क्या है? 26 का हो गया है, अब क्या 46 में घोड़ी चढ़ेगा? लड़कियों की तरह नखरे करना छोड़ और जल्दी से घर बसा, ताकि तेरे बाद इस निकम्मी का भी नंबर आए, ताकि मैं गंगा नहा लूं। अरे वाह, गंगा नहाने के लिए इतना इंतजार करोगी? चलो अभी बनारस चलते हैं। नहाना क्या, जी भर के छपाक छपाक कर डुबकी लगाती रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल खाना खा। ये क्या 2 रोटी ली है? और ले, चिड़िया जैसा नाश्ता करती है। हाँ हाँ, खा तो रही हूँ। नाश्ता करके धारवी कॉलेज और अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। गायत्री धारवी को जितना डांटती, लेकिन छोटी होने के कारण अंकुर से ज्यादा प्यार उसे ही किया करती। समय बीतता है। अंकुर की शादी के लिए रिश्ता देखने गायत्री अपने परिवार के साथ तन्वी के घर जाती है। तन्वी चाय लिए उनके सामने आती है और उसे देखकर गायत्री और धारवी आपस में बोलते हैं, अरे बेटी, लड़की तो सुंदर है, चाल ढाल भी ठीक है। इतनी भी सुंदर नहीं है। हाँ, जितने रिश्ते अब तक देखे थे उन सब में से तो मस्त है। मुझे तो पसंद है लड़की, मेरी तरफ से तो हाँ समझ। अरे आप लोग आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो? मुझसे भी तो पूछ लो कोई। शादी मेरी होनी है, आप दोनों की नहीं। ओहो भैया, ठंड रखो ना, हम बात कर तो रहे हैं। वही तो, तुम ही बातें कर रहे हो। अरे मुझे भी तो लड़की से बात करनी है। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद सभी रीति रिवाजों के साथ अंकुर और तन्वी की शादी हो जाती है और गृह प्रवेश के साथ तन्वी अपनी ससुराल में कदम रखती है। एक दिन धारवी फोन चलाते चलाते हॉल में झपकियां ले रही होती है। तभी गायत्री वहां आकर तन्वी को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। बहू, सुन रही है ना? ओ बहू। माँ भाभी घर में है, कोसों दूर नहीं, जो भोपू की तरह आवाज लगाए जा रही हो। अरे घर में है तो सुन क्यों नहीं रही मेरी बहू? आई सासू माँ, क्या हो गया? क्यों याद कर रही हो मुझे? अरे चैन से काम भी करने दिया करो। अरे भाभी, माँ ऐसी ही हैं, जब तक बिना बात के चिल्ला ना ले खाना नहीं पचता इनका। धारवी, क्या तो इसके सुर में सुर मिलाए जा रही है? और तू बहू, एक बार में सुन लेगी तो मुझे इतना चिल्लाना नहीं पड़ेगा। पानी मंगवाया था मैंने, पर तू लाई ही नहीं। बताइए, पानी के लिए आवाज लगा रही थी। आप रुकिए, मैं लाती हूँ। इतना कहकर तन्वी पानी लेने किचन में चली जाती है और धारवी अपने कमरे में। तभी गायत्री खुद से बोलती है, ये क्या बेटी बहू की पट रही है? आजकल दोनों ही सुनाकर चली जाती हैं मुझे। समय बीतता है और एक शाम अंकुर ऑफिस से घर आते हुए तन्वी के लिए दुकान से कुछ सुंदर नीली साड़ियाँ खरीदता है और जैसे ही घर पहुँचता है तो तन्वी उसके लिए पानी लेकर आती है। गायत्री और धारवी भी वहीं बैठे होते हैं। तभी तन्वी शॉपिंग बैग्स को देखकर बोलती है, अंकुर जी, इस बैग में क्या है? अरे भाभी, पूछने जैसा क्या है, देख लो ना। लाओ मैं देखती हूँ। तभी वो बैग से सुंदर सी चमकती हुई साड़ी को देखकर बोलती है, वाह भैया, कितनी प्रिटी साड़ी लेकर आए हो आप।
पर ये है किसके लिए? अरे मेरे लिए और किसके लिए? अगले महीने मेरा जन्मदिन जो है। अरे बेटा, इतनी जल्दी गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? चल कोई नहीं, अब तू ले ही आया है तो मैं एक बार पहन के देख लेती हूँ। माँ जी कैसी बातें करती हैं? इतनी चमकीली साड़ी भला आपके लिए क्यों लेकर आएंगे? इन्हें अच्छे से पता है कि आप सिंपल बॉर्डर वाली साड़ी पहनती है। ये साड़ी तो अंकुर जी मेरे लिए लाए हैं। नहीं पहनती, लेकिन बेटा लाया है तो मना भी तो नहीं कर सकती। पर माँ जी ये साड़ी आपके लिए है ही नहीं। अरे अरे सास बहू झगड़ा करना बंद करो। माँ, ये साड़ी ना भैया आपके लिए लाए हैं ना भाभी आपके लिए, ये साड़ी तो भैया मेरे लिए लाए हैं, है ना भैया? उसके इतना कहते ही गायत्री और तन्वी दोनों अंकुर को तिरछी निगाहों से घूरने लगती है और बेचारा अंकुर बोले तो क्या बोले, तभी धारवी धीरे से उसके कान में बोलती है, ऐसे चुप क्या खड़े हो? हाँ बोलो, वरना ये सास बहू आज आपको छोड़ेंगी नहीं। हाँ हाँ, धारवी के लिए है ये साड़ी। वो उसने कुछ दिनों पहले कहा था मुझे, तो मैं ले आया। आप सच कह रहे हैं ना? सच में ये साड़ी मेरे लिए नहीं थी। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। धारवी चल खाना लगा दे। इतना बोलकर वो फट से वहाँ से निकल जाता है और धारवी भी साड़ी लेकर मटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी तन्वी बोलती है, माँ जी हम तो बहस ही करते रह गए और साड़ी आपकी बेटी लेकर चली गई। हाँ बहू, न साड़ी तेरे हाथ लगी न मेरे हाथ। चल खाना खाते हैं। चलिए माँ जी। और इस तरह सास बहू की बहस में बेटी साड़ी पर कब्जा कर लेती है। ऐसे ही सास बहू और बेटी के आपस में आए दिन किस्से हुआ करते थे। एक दिन उनकी पड़ोसन मंगला हाथों में खाली कटोरी लिए उनके घर आकर बोलती है, लो, गायत्री तो हॉल में ही बैठी है। हाँ अच्छा है तेरी नजर पड़ गई, वरना मेरे नाम की माला जपते हुए आती तू। अरे मैं कह रही थी एक कटोरी चाय पत्ती तो दे जरा, वो चिंटू के कुछ दोस्त आने वाले हैं। मैं दुकान चली जाती, पर तुझे तो पता है ना कि ज्यादा दूर मुझसे चला नहीं जाता। हाँ हाँ क्यों नहीं। बहू, तन्वी बहू। हाँ माँ जी। जरा मंगला को थोड़ी चाय पत्ती तो लाकर दे दे। चाय पत्ती? हाँ लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन से कटोरी में थोड़ी सी चाय पत्ती लाकर मंगला को देती हुई बोलती है, ये लीजिए आंटी, इतने में काम चल जाएगा ना? अरे गायत्री कैसी कंजूस बहू है तेरी, इतनी बड़ी कटोरी में चुटकी भर चाय पत्ती ला कर दी है। इससे अच्छी तो तेरी बेटी है, कम से कम कटोरी भर चीजें तो देती है। अरे मंगला, वो तो अपने बाप का समझकर यूं ही चीजें दे दिया करती है, पर बहू तो बचत करना जानती है ना। ओहो, कह तो ऐसे रही है जैसे मैं रोज रोज तेरे घर कुछ न कुछ मांगने आ जाती हूँ। तभी धारवी भी वहाँ आती है और ताने मारते हुए बोलती है, अरे आंटी रहने दो, 2 दिन पहले ही लगातार आप 1 हफ्ते तक कटोरी कटोरी चीनी लेकर जा रही थी। अब कटोरी वही है, लेकिन चीनी की जगह चाय पत्ती मांगने आई हो। अरे वाह मंगला आंटी, बुद्धि तेज चलती है आपकी। अरे गायत्री समझा अपनी बहू बेटी को कुछ, ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई। अरे तो गलत क्या कह रही है? माना तू पड़ोसन है और पड़ोसियों में ये चलता है, लेकिन तू तो बस मुंह उठाए खाली कटोरी लिए यहाँ टपक जाती है, जैसे यहाँ तो जनरल स्टोर खुला है। हाय दैया, सास बहू बेटी के एक सुर निकल रहे हैं। अरे मंगला, इससे पहले कि इज्जत का फलूदा हो, निकल ले यहाँ से। इतना कहकर पड़ोसन मंगला चुटकी भर चाय पत्ती लिए ही वहाँ से चलती बनती है। मीना को मोमोज खाना और खिलाना दोनों ही बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन उसकी सहेलियां प्रीति और सपना उसके घर आती हैं। थोड़ी देर बातें कर हंसी मजाक करने के बाद मीना उन दोनों के लिए अपने हाथ के स्पेशल मोमोज बनाती है और उनको खिलाती है। उसकी फ्रेंड्स मोमोज खाने के बाद अपने घर चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद मीना की माँ नीतू वहाँ आती है और उसके कान पकड़कर बोलती है, क्यों रे, तूने फिर से घर में मोमोज बनाए और अपने फ्रेंड को भी खिलाए, है ना? सॉरी माँ, अब तो कान छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं तुझे लोगों को मोमोज खिलाने में कितना मजा आता है। अरे अगर किसी की तबीयत खराब हो गई ना तो देखना, मोमोज की तरह लोग तुझे कढ़ाई में तल देंगे। जस्ट चिल माँ, आप बेकार में ही इतना डरती रहती हो। मीना अपनी माँ को शांत कर बचे हुए मोमोज अपनी माँ को भी खाने के लिए देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है।
और एक दिन मीना के लिए राहुल नाम के बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और बहुत जल्द ही राहुल अपनी माँ निशा के साथ मीना को देखने के लिए उसके घर आता है, जहाँ मीना को देखते ही पहली नजर में निशा को वो पसंद आ जाती है और निशा बोलती है, लड़की तो बहुत ही अच्छी है हमार बिटवा के लिए, बहुत ही संस्कारी। वैसे हमारा बिटवा भी तुम्हारी लड़की से कोनो कम नहीं है, तुम खुद ही देख सकत हो। जी आपका लड़का तो काफी अच्छा है और मुझे मेरी मीना बिटिया के लिए बहुत पसंद है। ये लोग कर लो बात, फिर काहे हम लोग बैठे हुए हैं। अरे फटाफट रिश्ता पक्का करो और एक दूसरे लोगन का मुंह मीठा करो भैया। मीना और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मीना अपने ससुराल में पहली रसोई करती है, जिसमें वो अपने हाथों से अपने स्पेशल मोमोज बनाती है और सबको खाने के लिए देती है, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। मीना घर में बोर होने लगती है और वो सोचती है, क्या यार, पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। क्यों ना मैं अपना खुद का ही मोमोज की छोटी सी दुकान खोल लूं। माँ जी और राहुल से बात करती हुई इस बारे में, आइडिया बुरा नहीं है। मीना ये बात अपनी सास और पति से बोलती है, जिस पर राहुल उससे बोलता है, अच्छा आइडिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार माँ से बात कर लो क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं है। आप माँ की टेंशन मत लो, मैं उनसे बात अपने आप कर लूंगी। मीना फटाफट रसोई में जाकर मोमोज बना लेती है और खाने की टेबल पर लगाकर अपनी सास से बोलती है, माँ कैसे बने हैं मोमोज? अरे बहुरिया, तुम्हार हाथों में तो एकदम जादू है। पता नहीं कैसे तुम इतना बढ़िया और स्वादिष्ट मोमोज बना लेती हो। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपनी मोमोज की छोटी सी शॉप खोल लूं। मैं पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ, इससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और घर की थोड़ी सी आमदनी भी बढ़ जाएगी। काहे बहुरिया, हमार जो बिटवा कमावत है उससे का तुहार पेट नहीं भरत है। माँ जी, इससे हमारा ही फायदा होगा, आप एक बार मेरी बात सुनिए तो। नहीं, हमने एक बार बोल दिया ना तो मतलब ना। माँ जी प्लीज ना, माँ जी मान जाइए प्लीज। अरे बहुरिया देख, मेरी तरफ से ना है, और अगर फिर भी मेरे ऊपर होके तुझे करना है तो कर, जो तेरे मन में आए कर। निशा गुस्सा हो जाती है, पर मीना नहीं मानती और वो निशा के मना करने के बाद भी वो घर के बाहर ही अपनी छोटी सी शॉप खोल लेती है, जो निशा को कतई पसंद नहीं आती। ऐसे ही एक दिन निशा मीना के मोमोज में चुपके से जमाल घोटा मिला देती है, ताकि वो उससे बदला ले सके और उसकी दुकान बंद करवा सके। कुछ देर बाद जब मीना अपनी दुकान लगाती है तो उस दिन उसके मोमोज की खूब बिक्री होती है, लेकिन मोमोज खाने से लोगों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और ग्राहक अगले दिन आकर मीना से बोलते हैं, अरे अपनी कमाई खातर तो मासूमा गल्ला न्यू करेगी। क्या हुआ, मोमोज अच्छे नहीं लगे क्या? अरे के डाल दिया तूने इस मोमोज में जो इतने मरोड़े उड़ रहे हैं मेरे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। जब से इस लड़की के मोमोज खाए हैं ना, तब से तो सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट का ही मुंह देखना पड़ रहा है। ऐसे ही उसकी सास रोज कुछ ना कुछ मोमोज में मिला दिया करती, ताकि उसकी शॉप न चले और ग्राहक मीना को भला बुरा बोल उसके पास से मोमोज लेना बंद कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन राहुल की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है और राहुल के इलाज के लिए निशा मीना को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से उसकी वजह से उसकी शॉप बंद हुई, और वो बोलती है, अरे ओ बहुरिया, तू फिर से अपनी शॉप खोल ले, काहे कि राहुल के इलाज के लिए पैसा चाहिए।
जो कि हमरे या तुम्हार पास तो है नहीं। ये सब जानकर मीना को बहुत बुरा लगता है, पर अपनी सास को सच्चे दिल से यूं माफी मांगता देख वो निशा को माफ कर देती है और बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास है और आप खुद आकर अपनी गलती सुधार रही हैं। इससे बड़ा पछतावा और क्या हो सकता है। आप देखिएगा, एक बार फिर से मैं मोमोज की शॉप लगाने जा रही हूँ और इस बार कैसे शू शटाक चलती है हमारी दुकान। ये तो तुम्हार बड़प्पन है जो तूने हमका माफ कर दिया। लेकिन माँ जी, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बहू? आपको भी कल से मेरे साथ मोमोज बनवाने में मदद करनी होगी। बस इतना सा काम कर दीजिए मेरा। बस इतनी सी बात बहुरिया, जरूर करबे। मीना अपनी सास को माफ कर देती है और एक बार फिर से अपनी मोमोज की शॉप खोलती है, पर इस बार वो अपने घर से थोड़ी दूरी पर ये शॉप खोलती है। उसकी ये शॉप अब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगती है। देखते ही देखते वो अपने पति का अच्छे से इलाज करवा लेती है और राहुल कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और मीना का बिजनेस संभालने में उसकी हेल्प करता है। उसकी छोटी सी शॉप बड़ी हो जाती है, जहां अब हर समय कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन, देख बहुरिया, हम त्योहार लिए अपने हाथन से मोमोज बना के लाइन है, खा के तो बता कैसे बने हैं मोमोज। नॉट बैड माँ जी। इस तरह से एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। विधि अपने देहरादून ट्रिप से जुड़ा सारा जरूरी सामान पैक कर लेती है और सुबह 4 बजे उठकर अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद अपने रूम की खिड़की से बैग को नीचे फेंक देती है। साथ ही मिरर के पास एक लेटर छोड़ देती है और रस्सी की मदद से खिड़की से उतर जाती है, जहां नीचे उसकी फ्रेंड्स 3 बुलेट लेकर खड़ी होती हैं। तभी उसकी फ्रेंड विश बोलती है, यार विधि, तूने इस वक्त क्यों बुलाया यार? नींद भी पूरी नहीं हुई हमारी। और क्या यार, सुबह के 4 बजे कौन बुलेट पर घूमने निकलता है? हम कैसे ट्रैवल करेंगे यार? सोनिया इज राइट, मजाक थोड़ी है बुलेट पर इतनी दूर तक ट्रैवल करना। सोनिया, विश, तुम दोनों जानती हो ना कि पापा ने मुझे इस ट्रिप पर आने के लिए मना कर दिया था, फिर भी मैं उनसे छुप कर तुम्हारे साथ जा रही हूँ। हाँ यार, पता है। चल कोई नहीं, तेरे लिए हम कुछ भी करेंगे। और वैसे भी हम लोग इतने ज्यादा हॉट हैं कि हमारी हॉटनेस से ये नींदें यूं उड़ जाएगी। और देहरादून के लड़कों की नींदें भी तो उड़ानी है, उन्हें अपनी बुलेट वाली हॉट गर्ल्स दिखाकर। ये बेबी, सो गर्ल्स, आर यू रेडी फॉर अ हॉट बुलेट ट्रिप? सुबह के अंधेरे में तीनों गर्ल्स गॉगल्स हेलमेट के साथ हॉट बनकर अपनी बुलेट्स पर निकल पड़ती हैं। मजे करते हुए तीनों गर्ल्स अपना आधा रास्ता पार कर लेती हैं और देहरादून पहुंचने ही वाली होती हैं कि रास्ते में उन्हें जय नाम का एक परेशान सा लड़का अपनी कार को पैर से मारता हुआ दिखाई देता है और उनकी बुलेट को रोकते हुए बोलता है, प्लीज प्लीज रुकिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप मुझे देहरादून तक छोड़ देंगी? एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई है और मैकेनिक भी नहीं मिल रहा। ठीक है, एक बार मैं आपकी कार चेक कर लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए। ओह, तो तुम लड़की हो? मुझे लगा कोई लड़का बुलेट चला रहा है। क्यों? बुलेट क्या सिर्फ लड़के चला सकते हैं? लड़कियों को क्या सिर्फ घर का झाड़ू पोछा करने के लिए रखा है? यही समझते हो ना तुम सब लड़के? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवेज, चलो मैं तुम्हारी कार चेक कर लेती हूँ। विधि उसकी कार को चेक कर ही रही होती है कि जब तक उसके दोनों फ्रेंड पीछे से बुलेट पर आती है और विधि को देखकर वहीं रुकती हैं। तभी सोनिया कहती है, यार तू यहाँ क्यों रुकी है? क्या हुआ इसकी कार को? वो यार, इनकी कार खराब हो गई थी, वही चेक कर रही थी मैं, लेकिन ठीक ही नहीं हुई। तो मैं कैसे जाऊंगा? मेरा देहरादून पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है, या तो इस सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी में सो जाओ या फिर हमारे साथ देहरादून चलो। बट हाँ, हम तुम्हें सिर्फ आधे रास्ते में छोड़ेंगे,
आगे तुम खुद ही चले जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जय विधि की बुलेट पर उसके साथ बैठता है और वो लोग निकल जाते हैं और कुछ देर बाद एक झील के किनारे पहुंचकर वहां अपना कैंप लगाते हैं। फिर सब आपस में बात करते हुए कहते हैं, वैसे तुम कहाँ जा रहे थे और तुम्हारा नाम क्या है? वो मेरा एक इवेंट है, परफॉर्मेंस है वहाँ, इसलिए जल्दी जाना है। एंड माय नेम इज जय मल्होत्रा। तुम्हारा परफॉर्मेंस और जय मल्होत्रा? OMG, 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 कहीं तुम वही जय मल्होत्रा तो नहीं हो जो मैं सोच रही हूँ? तुम द सुपरस्टार डांसर जय मल्होत्रा। या यू आर राइट, मैं वही हूँ, इसलिए कल मेरा इवेंट में पहुँचना बहुत जरूरी है। सब एक साथ इतनी बातें करते हैं कि सबकी गहरी दोस्ती हो जाती है। जय और विधि उठकर अलग से एक झील के किनारे पर जाते हैं और वहां जाकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। विधि जैसे ही गिरने वाली होती है, जय उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों कैंप की तरफ आते हैं तो सोनिया कहती है, क्या बात है, दोनों इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे? बाय द वे, हम 3 टेंट ही लाए थे, तो तुम कैसे सोओगे? यहाँ पर सांप भी आते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, जय को मैं अपने टेंट में एडजस्ट कर लूंगी। ओहो, तुम दोनों एक साथ? ओके चलो बाय, अब मुझे नींद आ रही है। चल सोनिया। दोनों एक ही टेंट में सोते हैं जहाँ सांप की आवाज सी आती है और जय डरकर विधि के गले लग जाता है। तभी वो कहती है, ओफो, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ आराम से, कोई सांप वाप नहीं आएगा। दोनों फिर से बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। सुबह उठकर दोनों अपनी अनजाने में हुई गलती की माफी मांगने लगते हैं। जय अब अपने इवेंट में जाने के लिए अकेले ही निकल जाता है। तभी विधि को अजीब सी फीलिंग होती है और उसके जाने से वो कहती है, सुनो जय, तुम अकेले मत जाओ, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करो, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें फोन करके पूछ सकूं कि तुम ठीक से पहुंच गए हो ना। ठीक है, ये मेरा नंबर है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। विधि जाने से पहले उसको गले से लगा लेती है। 4 घंटे बीत जाते हैं। विधि जय की चिंता करते हुए उसे बहुत सारे कॉल्स करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वो अपनी बुलेट पर जय को ढूंढने निकल जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाती है, जहां सामने जय पेड़ से बेहोश बंधा हुआ होता है। और तभी वो उसके पास आकर कहती है, जय, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम बेहोश कैसे हो गए? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हमने की है इसकी ये हालत, पर तू इसके लिए क्यों रो रही है इतना? देखो भैया, कितनी हॉट लड़की है, जरूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी। भैया देखो ना कितना खून बह रहा है, प्लीज जाने दो। पहले इतने चिकने लड़के को ले जाने के लिए 5 लाख रुपए निकाल। भैया इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? इतने पैसे लेकर नहीं आई मैं यहाँ पर। तो फिर भूल जा इसे। विधि जाने का नाटक करते हुए बुलेट पर बैठती है और जोर से दोनों को उससे धक्का मारती है और अपने बैग से पेपर्स पे निकाल कर दोनों की आंखों में डाल देती है। वो जय की रस्सियाँ खोलती तो उसे होश आ जाता। दोनों भागकर बुलेट पर बैठते हैं तो वहीं एक गुंडा उन्हें गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन विधि तेजी से बुलेट स्टार्ट करती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर विधि उसे जाने के लिए ड्रॉप कर देती है, जहाँ जय विधि से कहता है, तुम मुझे ढूंढते हुए कैसे आ गई बचाने के लिए? वो मैं तुम्हारी जान बचाने आई थी, मुझे लगा तुम किसी खतरे में हो इसलिए। झूठ मत कहो मुझसे, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे लिए ही यहाँ आई हो। हाँ, मुझे तुमसे एक दिन में ही प्यार हो गया था, पर तुम्हें तो जाना था ना, तो कैसे बताती मैं तुम्हें। विधि, क्या तुम लाइफ टाइम के लिए मेरी हमसफर बनोगी? हाँ जय, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई थिंक तुम्हें बुलेट चलाना बहुत पसंद है, क्यों है ना? हाँ, क्यों?
तो ले चलो मुझे अपनी बुलेट पर, मेरी बुलेट रानी। और तुम्हारा इम्पोर्टेंट इवेंट, उसका क्या? तुमसे ज्यादा अब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। दोनों बुलेट पर बैठते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ मंसूरी की ट्रिप को पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचकर वहाँ के सुंदर नज़ारे देखते हैं और वहाँ की बारिश को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए भुट्टे खाते हैं। और 2 दिन वो वहीं इसी तरह एंजॉय करते हैं और बुलेट से वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ अपनी लाइफ बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।